नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 20 में। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित 20वें प्रैक्टिस पेपर पर चर्चा करेंगे। ये संपूर्ण हिंदी साहित्य पर है। कल आप लोगों ने आदिकाल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 को देखा, पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया। आप सभी से निवेदन है कि उसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रतिदिन आपको 1 से 2 क्लासें अब मिलेंगी ताकि ब्रह्मास्त्र सीरीज जल्दी से समाप्त हो और जिसमें आप 80% प्रश्नों का संकलन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वीणा को कहा है। और इन्हीं सब रचनाओं को सीरियल से पूछा जाता है तो उसका ट्रिक है उग्रवी पंगु उच्छ्वास। लिखते नहीं बनना साथियों, तो कृपया सुन लें। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये इसका सीरियल है और पूछा जाता है। दूसरा शतक का प्रकाशन कब हुआ था? जो तार शतक था 1943 में आया। उसके 8 साल बाद 1951 में दूसरा शतक आया था, जिसमें कवियों के नाम हैं शाहभर सनद, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ध्यान रहे शकुंत माथुर है, शकुंतला माथुर नहीं। और ये तार शतक के गिरजा कुमार माथुर की पत्नी हैं। किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किस कवि की कविता है? रघुवीर सहाय की है। फांस उपन्यास संजीव का है। मूल कथ्य क्या है? फांस फांसी से संबंधित है। किसान आत्महत्या पर आधारित है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ये महीप सिंह की है। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। अभंगाथा, पहला विकल्प है अभंगाथा, नरेंद्र मोहन जी का है। ताले में बंद प्रजातंत्र, विव कुमार। वायरस, राजेश जैन। इत्ता की आवाज़, असगर वजाहत। असगर वजाहत। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। 3-1-4-2। आप लोग मैच भी कर सकते हैं। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो ये नाट्य रासक माना जाता है, नाटिका प्रहसन गीत रूपक नहीं माना जाता। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन है सकराज का, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव सामनी का पात्र है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात, कुबेरनाथ राय। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो कि उनके पुत्री के द्वारा लिखी गई, सुधा चौहान जी के द्वारा। अपनी जमी अपना आसमां, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौसल्या बैसंत्री, कुसुम अंसल, रजनी तिलक या चित्रा मुदगल। अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक की रचना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये भरत मुनि का रस सूत्र है,
जहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ निष्पत्ति के स्थान पर उत्पत्ति शब्द किसने रखा है? तो भट्ट लोल्लट जी ने रखा है। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो वामन ने माना है। दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। 14वां प्रश्न है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी वामन का दृष्टिकोण है। 15वां प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर व्यंजना है। जब किसी चीज़ पर सीधी सीधी बात न कहकर व्यंग्य के अर्थ में कहा जाए तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? ऑन द सबलाइम में किया है उदात्तता का विवेचन। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनेडितो क्रोचे ने माना है। संप्रेषण का सिद्धांत आई रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत दिए हैं। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। कृतिकार समाज युगेन परिस्थितियां नहीं है, सिर्फ कृति है। 19वां प्रश्न है, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रियग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा कवि उसे इंद्रियग्राह्य बनाता है। 20वां प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जॉन मोरेयास प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? कल उनकी जयंती है। उन्होंने जाति का विनाश नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। धर्मकथा पुराव्रत या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्मकथा पुराव्रत या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कहानियाँ छोटी छोटी आती हैं तो उनको मिथक के रूप में बताया जाता है। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? सर्वोदय बात आ जाए, ट्रस्टीशिप आ जाए तो वहाँ पर गांधीवाद से आधार लगाएं। गांधीवादी दर्शन के आधार हैं ये। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। इनकी एक कविता है सदियों का संताप, सिर्फ संताप नहीं, सदियों का संताप। तुलसीराम की जो आत्मकथा है वो मुर्दहिया है। उठाई गेर लक्ष्मण गायकवाड़ की है। 26वां प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है।
ये कथन है जयसी का। जयसी के लिए ये कथन कहा गया है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये कथन बार बार पूछा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। कबीर के राम निर्गुण और इनके सगुण हैं, रामानंद के सगुण हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन है? कर्णाभरण भास की है, रतन हजारा पृथ्वी सिंह या रसनिधि की है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। मतीराम की रचना ललित ललाम है, पूछी जाती है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, वही बिहारी लाल जी के भांजे। तुलसी गंग दुअ भय, तुलसी गंग दुअ भय, सुकविन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? ये भिखारी दास का है। गंग कवि ने एक पंक्ति पूछी जाती है। इन्होंने कहा था कि कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम। ये पंक्ति पूछी जाती है और ये गंग कवि की है। इसी पंक्ति पर गुस्सा आकर नूरजहां ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। 31वां प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही ताराघट उषा नागरी। इस उद्धरण में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास जी के द्वारा हुआ। हरि की सखी ऐसे आप याद रख सकते हैं। 33वां प्रश्न है, तुलसी बिहारी मतीराम और वृंद, तुलसी बिहारी मतीराम और वृंद आदि कवियों की सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? तुलसी बिहारी मतीराम और वृंद आदि कवियों की सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी एक पंक्ति बार बार पूछी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्ति है। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ की बात हो रही है, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और इनके एक ही शिष्य यहाँ पर दिए गए हैं, नंददास। बाकी सभी वल्लभाचार्य के हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता है, बाह्यडंबरों का खंडन है, रहस्यवादी भावना नहीं है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, परंतु रहस्यवादी भावना नहीं है। अड़तीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, बिल्कुल सही बात है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। तो सूफी कवियों की बात हो रही है, रीतकालीन कवियों की नहीं, तो ये गलत है बिल्कुल।
सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। मसनवी शैली में ईश्वर की उपासना और शाही वक्त उस समय जो तत्कालीन राजा रहते थे उनकी प्रशंसा या उनके लिए उनकी भी पूजा अर्चना करनी होती थी। यही सब कई स्टेप होते थे, इसे ही मसनवी शैली कहा जाता है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। 39वां प्रश्न देखते हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो गहनानंद के लिए ये बात कही है। सी विकल्प सही है। छायावाद युग में लिखी गई कविता, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजराज के रचनाकार का नाम क्या है? ब्रजराज के रचनाकार का नाम क्या है? राय कृष्ण दास ब्रजराज के रचनाकार हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। कौन थे? उस्मान थे, चित्रावली के रचनाकार। बयालीसवां प्रश्न है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन से माना है? तो चिंतामणि से माना है। बाकी सभी ने केशवदास से माना है। तैंतालीसवां प्रश्न है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने समय लगा था? विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इन्होंने लिखा था आवारा मसीहा के नाम से और 14 वर्ष लगा डाले थे। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हार्न बजाते हैं। जब हार्न बजाते हैं तो लोगों का ध्यान जाता है कि अरे गाड़ी आ रही है। तो वैसे ही इन्होंने हार्न बजाया और ध्यान आकृष्ट कर लिया आर्य भाषाओं का भाषा वैज्ञानिकों की ओर कि इसका भी अध्ययन करिए। हार्नले, बस इसीलिए इनका नाम हार्नले है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। परीक्षा में अगर आपको ये बात याद रही तो प्रश्न गलत नहीं होगा। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषा क्या है? प्राकृत तो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ठ आती है या हिंदी आती है। अवहट्ठ कई बार नहीं लिखते हैं। तो प्राकृत और हिंदी के बीच की बात हो रही है, तो अपभ्रंश को पूछा जा रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। यदि संस्कृत को भी बांट दिया जाए तो संस्कृत में वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। 46वां प्रश्न है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सरसैनी अपभ्रंश से। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और जो हमने भाषा विज्ञान वाला करवाया था पहला पेपर, उसमें भी है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? तो हरदेव बाहरी जी ने कहा। ब्रजबुली, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? इचुएस तालु है।
तो छोटी बड़ी चा वर्ग चा छा जा झा इया और ये वाला सा तालव्य से उच्चारित होते हैं। 50वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सामान्यतः 343 पूछा जाता है, लेकिन ये जो बात है वो 344 में लिखित है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। इसके लिए BGKD याद रखें, ब्राह्मी गुप्त कुटिल देवनागरी। हर चीज़ को आसान बना के पढ़ें तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। हर चीज़ अगर आपको याद रहेगी तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? नंदी नागरी नाम है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मध्य देशी भाषा के नाम से किया गया है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? 1947 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था गठित हुई? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1947 में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो स्केच की बात आए तो चा वर्ग है और चा वर्ग में ही जा आता है। तो जा किसके नाम में है? एडविन ग्रीव्स के है, ग्रियर्सन वाला जा नहीं। जा तो इसमें भी है लेकिन एडविन ग्रीव्स। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? कल्लोल या कुशल लाभ की ये रचना है। माना यह जाता है ये मूलतः कल्लोल कवि की रचना है, परंतु कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद इसमें कुशल लाभ ने कुछ पद और जोड़ दिए और ये उनकी भी रचना मानी जाती है। तो जो आए उसी हिसाब से आपको लगाना है। कल्लोल और कुशल लाभ दोनों हो तो आपको कल्लोल लगाना है, लेकिन कल्लोल कुशल लाभ में से कोई एक हो तो जो हो वो लगाना है। तो ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो पिछला पेपर जो मैंने करवाया है उसमें आपको ट्रिक भी बताई गई थी, यहाँ नहीं बताई जाएगी। पिछला पेपर आप जरूर पढ़ें। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी माना है। शुक्ल जी ने 13वीं माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं माना है। सांकृत्यायन जी ने 845 ईस्वी माना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। यह कथन किसका है? यह कथन इन तीनों का तो नहीं है, जबकि है शुक्ल जी का। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है?
तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो इसके लिए बकरा गीता बताया गया है। बकरा गीता ये सभी 7 कांडों में विभाजित है। बकरा में क्या है? भरवै रामायण, का से कवितावली, रा से रामचरितमानस और गीतावली। बाकी बचा क्या? पार्वती मंगल। ये कांडों में विभाजित नहीं है। रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रसलीन का मीरा की भक्ति कृष्ण जी के प्रति कैसी है? वो माधुर्य भाव या पति मानकर वो कृष्ण की भक्ति करती हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी रसलीन इनका पूरा नाम है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में वर्ष ध्वनियाँ कौन सी हैं? नल रस हैं। ना, ये वर्ष ध्वनियाँ हैं। आप ना बोलिए। जीभ आपकी कहाँ लगती है? जीभ कहाँ लगती है? जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। बस यही बात तो बतानी थी। ना बोलिए। ना, ला, रा, सा। तो जीभ कहाँ टच होती है? दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। बस यही सही है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। री ध्वनि है। ऋटुरस मूर्धा, ये मूर्धा से उच्चरित होता है। ऋषि और टा वर्ग, रा और ये वाला सा, ये सभी मूर्धन्य हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 351 में। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह हैं? अयोगवाह की बात आती है तो अंग और आह होते हैं। अंग, आह। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ढा और धा, ये महाप्राण है। जैसे का, खा, गा, घा, तो अंगा, तो इसको ले लीजिए। तो ये अल्पप्राण है, का और गा, परंतु खा और घा महाप्राण है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, बाकी सब गलत हैं। तो सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष का मतलब है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं। जिनमें झंकृत हों उन्हें सघोष और जिनमें झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहा जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अविकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं हो। विकार किस में नहीं होगा? जिसका व्यय न किया जा सकता हो, जो खर्च न किया जा सकता हो, उसमें जो व्यक्ति घर में पड़ा रहे, कहीं बाहर न जाए, तो उसमें कोई विकार आ सकता है? नहीं आ सकता। या वो उसमें कभी थकान होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार हमारा अव्यय है, इसका कभी व्यय नहीं होता, इसीलिए अविकारी शब्द माना जाता है। बाकी सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
हालांकि व्याकरण वाले पोर्शन में अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। आप लोग अगर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो सिर्फ इन्हीं व्याकरण के टेस्टों से ही आप अपना पेपर चालू कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो पाकापंत आते हैं, पाकापंत, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। सम्मिलित कौन नहीं है? भर्तृहरि। 75वां प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? पूर्वी हिंदी, छावब। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। अवधि के अंतर्गत अतिरिक्त, अवधि के अतिरिक्त और कौन सी पूछी गई है? छत्तीसगढ़ी और बघेली को पूछ रहे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ी विकल्प में नहीं है, तो बघेली। वह कथा जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो कहलाती है। वह कथा जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो क्या कहलाती है? अंकास्य। शब्द की परिभाषा है, शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं, सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति वामन की पंक्तियां हैं। मैं साहित्य को 79 पे आ गए हैं। साथियों, कैसी लग रही है प्रैक्टिस, ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत कम कमेंट रहते हैं। वीडियो देखने से पहले हर व्यक्ति कमेंट ही पढ़ता है। 99% की प्रतिक्रिया कैसी दी गई है। तो आप लोग जैसा अनुभव करें पढ़ने के उपरांत, तो जो भी हमारे भाई बंधु देखते हैं, बिल्कुल आप अपना 10-20 सेकंड निकाल कर एक कमेंट अवश्य करें और बताएं कि इस वीडियो में आपका कैसा अनुभव रहा। 79 नंबर पे है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लंबा कथन है, परंतु फिर भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें, या इससे कुछ काट के पूछा जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे पर इतने पर रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यंग जीव है, व्यंग जीव है कवि में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो या प्रताप शाही का है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। एक प्रश्न इससे विरेचन से और पूछा जाता है कि विरेचन शब्द और किस विषय में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो चिकित्सा शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में गया था, तो वहाँ पर पूछा गया था। रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य भट्ट लोल्लट, कुंतक, अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक। तो ये अभिनवगुप्त का है। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना, रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने
की है। तो भट्टनायक ने ये किया है। प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो ये मधुकलश की पंक्तियां हैं। 86 लोकायतन, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित हैं? लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य में विभाजित है। 87 दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो वह कुरुक्षेत्र में मिलता है। सी विकल्प सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। डी विकल्प सही है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो उनकी काव्यधारा हालावादी है, सभी जानते हैं। जिंदगी और गुलाब, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? ऊषा प्रियंवदा का है जिंदगी और गुलाब। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। गोदान पूछा जाए, प्रेमाश्रम पूछा जाए, दोनों की कथा का आधार कृषक जीवन है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं, अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, जिनके सीरियल के लिए गविझाम्र टूम आपको ट्रिक बताई गई थी। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती, ये सीरियल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। अब औपनिषदिक युग से कौन है? अनंतदास का पोथा। अथ रय को आख्यान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रय को ऋषि से संबंधित कुछ आख्यान हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा है, उपेंद्रनाथ अस्क हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं जो मांसलवाद के प्रवर्तक हैं, परंतु गोपाल राम गहमरी नहीं हैं। ये जासूसी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरगुलेश की डर हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं, ये सभी मनोहर श्याम जोशी की हैं, परंतु सोना माटी विवेकी राय की है। विवेकी राय की अन्य रचनाएं जैसे समरशेष है, मंगल भवन और तीसरी है अमंगलहारी। ये मंगल भवन अमंगलहारी दो रचनाएं हैं, अलग अलग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु वाले। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, एक ही युग्म अशुद्ध है, 3 सही है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा, वे लाल एक रात अंतिम, वे दिन लालटीन की छत, एक रात का रिपोर्टर, रात का रिपोर्टर, एक से भी कुछ है, और अंतिम अरण्य इनके उपन्यास है, कहानी संग्रह है। नहीं, उपन्यास है। वे दिन, लालटीन की छत,
एक से कोई उपन्यास है, रात का रिपोर्टर, फिर अंतिम अरण्य। तो करवट राजेंद्र यादव, करवट जो है अमृतलाल नागर का है, बाकी सभी सही हैं। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। 7 नदियाँ एक समंदर। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अब फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? कई बार ये प्रश्न आया और बहुत पूछा भी जाता है, अब तक आपको याद हो गया होगा। जुलूस की बात हो रही है। आइए विकल्पों को देखते हैं। मैला आंचल, देर कतपा, पलटू बाबू रोड, जुलूस। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रमशः 3 चरण कौन से माने हैं? वस्तुवाद, छायावाद और रहस्यवाद। ये विकल्प सही है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुता के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, गणपत चंद्र गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे, सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी। इला चंद्र जोशी नहीं। 105वां प्रश्न है, हिंदी में गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे के भाई लोचन प्रसाद पांडे ने। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। कथाक्रम शैलेंद्र सागर, रविवार सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्वग्रह अशोक वाजपेयी, ज्ञानोदय कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रविंद्र कालिया नहीं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने कहा है। 108वां प्रश्न है, प्रत्येक युग अपनी सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति की अनुभूत आवश्यकता के अनुसार अपना साहित्य निर्माण किया करता है। यह कथन किस विचारक का है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह सुनीत कुमार चटर्जी। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक पुस्तक के लेखक सुनीत कुमार चटर्जी हैं। रीतकाल को अपकर्ष काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। रीतकाल पर आधारित 500 प्रश्न कराए गए हैं। रीतकाल अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो ज़रूर आप एक बार पढ़ें। 500 प्रश्नों से ही आपका रीतकाल क्लियर हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। यही चीज़ आपको आदिकाल और भक्ति काल में भी मिलेगी। आगे आने वाले समय में आधुनिक काल पूरा करा दिया जाएगा। तो सभी साथी हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी अच्छे से पढ़ें और आने वाली परीक्षा में आपको सफलता मिले। 111वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कवियों के नाम पर काल विभाजन किया है? कवियों के नाम पर काल विभाजन किसने किया? मिस्र बंधुओं ने किया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्धों की भाषा को अस्पष्ट बताया है? विनय तोष भट्टाचार्य ने सिद्धों की भाषा को अस्पष्ट बताया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संकलित हिंदी काव्यधारा नामक ग्रंथ में कुल कितने सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई? तो 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हिंदी काव्यधारा में। 114वां प्रश्न है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। यह किसकी युक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नाथ मत के 84 सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में मिलती है? नाथ मत के 84 सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है उसमें मिलती है। गंगा भक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? गणपति ठाकुर। गंगा भक्ति तरंगड़ी गणपति ठाकुर। हिंदी में पद शैली का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? पद शैली के पथ प्रदर्शक की बात आए तो आप सूरदास को चुनिए। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 35। कबीरदास का निधन किस दिन हुआ माना जाता है? कबीरदास का निधन बुधवार को हुआ माना जाता है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन आ जाता है तो आपको दिन नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे। कबीर ग्रंथावली के संपादक माने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक माने जाते हैं पारसनाथ तिवारी। सी विकल्प यहाँ पर सही। रोजगारोन्मुख में कौन सा समास है? समास पूछा गया है रोजगार के लिए उन्मुख। कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्मों को करण से, रोजगार से उन्मुख, कर्म तत्पुरुष यहाँ पर होगा रोजगार से उन्मुख। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित नहीं है? श्रीहर्ष की रचना नहीं है, वह कौन सी है? प्रसन्न राघव। बाकी सभी श्रीहर्ष की रचनाएं हैं, चाहे वह अर्णव वर्णन हो, हिंद प्रशस्ति हो, प्रियदर्शिका हो। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषा वाक्य में आए शब्द अस्ति से कालिदास जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो कुमार संभवन की रचना की है कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम में नाटक में कुल कितने श्लोक हैं? मालविकाग्निमित्रम में कुल कितने श्लोक हैं? तो 96 हैं, 96 श्लोक हैं, जिसे षण्णवति कहते हैं। 96 कंफ्यूज नहीं होंगे। 69 को 69 कहते हैं, 1 को 91 कहते हैं, 50 50 को कहते हैं। हिंदी नाटकों में नाट्यवृत्तियों के कितने भेद किए गए हैं? हिंदी नाटकों में नाट्यवृत्तियों के कितने भेद किए गए हैं? तो 4 किए गए हैं। कौन कौन से हैं? मानसिक, वाचिक, कायिक, आहार्य। मानसिक मन से, वाचिक बातों से, वचन से, कायिक शरीर से, और आहार्य मतलब बनावटी वेशभूषा से संबंधित है। आज के लिए साथियों इतना ही, और ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 पर अपना सहयोग बनाए रखें। प्रतिदिन देखें, खाते पीते सोते जागते आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन सुनते रहें। कोशिश करें कि एक बार जब सुबह उठा करें तो उसको सुन लिया करें। 3 से 4 बार आप सुनेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। और उसके बाद 3 बार सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम में हमसे जुड़कर मुझे बताएं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपके जीवन शैली में पढ़ाई की शैली में बदलाव आया या नहीं।
तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।